गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रांसपिरेशन के डिफरेंट फैक्टर्स, एक्सटर्नल इंटरनल। कल हमने एक टेबल डे स्टडी करी थी, उसमें हमने सबसे जो फैक्टर पहला था जो सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमिडिटी, उस पर मैंने स्टडी की, प्लस उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी किया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी अन्य फैक्टर के रेस्पेक्ट में ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। अब हम दूसरे फैक्टर्स पर बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा ट्रांसपिरेशन को? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए कहा जाता है कि नॉर्मली प्लांट लिविंग हैं तो वो भी अपने सराउंडिंग टेम्परेचर को एक सुटेबल रखना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब तापमान ज़्यादा होता है तो फिर ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है ना, और टेम्परेचर अगर कम होता है तो फिर वो ट्रांसपिरेशन की रेट भी ओबियसली कम हो जाती है ना। तो तापमान के भी समानुपाती माना जाएगा बाष्पोत्सर्जन को, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बाष्पोत्सर्जन तापमान के ये क्या हुआ? समानुपाती, है ना। अब टेम्परेचर से रिलेटेड एक बात और कही गई है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे पत्तियों की सतह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करते हैं। तो तापमान के जरिए प्लांट अपनी लीफ की सरफेस का जो टेम्परेचर है उसे ये कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में लाइट फैक्टर कैसे काम करेगा? प्रकाश का बाष्पोत्सर्जन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? तो कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बढ़ती है क्योंकि प्रकाश में रंध्र खुलते हैं तथा तापमान भी बढ़ता है, और दोनों कंडीशन से क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है ना, ऐसे। अब जैसे अगले सेगमेंट में जाएं,
विंड वेलोसिटी। कल मैंने लेक्चर डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको ये समझाया भी था कि हवा का जो बाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हवा क्या करती है, बाष्प को डिफ्यूजन में हेल्प करती है और उसके चलते रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। तो कह सकते हैं विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी, वायु वेग। वायु वेग की उपस्थिति में क्या होगा? यह वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाता है, क्योंकि जलवाष्प का विसरण बढ़ता है। जलवाष्प का विसरण तेजी से संपन्न होता है। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं क्या है, विंड वेलोसिटी में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी क्योंकि विसरण की दर बढ़ जाएगी, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद में है जैसे जल की उपलब्धता। तो जब जल की उपलब्धता कम होती है तो ऐसी परिस्थितियों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज किया जाता है। कहा जाता है कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन ऐसी परिस्थितियों में दिन के समय भी रंध्रों को बंद करा सकता है। इसीलिए हम ABA हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो अगली बात हम कर सकते हैं मृदीय जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है। तो कह सकते हैं शुष्क अवस्था में वाष्पोत्सर्जन की दर को ABA हार्मोन कम करता है। कैसे करता है? क्योंकि यह दिन के समय रंध्र बंद कर सकता है तथा पुरानी पत्तियों को गिरा सकता है या पौधों से अलग करता है।
पुरानी पत्तियों को विल्गन परत होती है, जो आप आगे समझोगे। विल्गन परत फॉर्मेशन से जो ओल्डर लीव्स हैं उन्हें ड्रॉप आउट करता है और दिन के समय भी रंध्रों को बंद करने का काम कर सकता है। और इसीलिए ABA को कभी न कभी ABA को हम एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं ABA को एंटी ट्रांसपायरेशन हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिन के समय रंध्र को बंद कर सकता है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकता है, खास तौर से ड्राई कंडीशन में। इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि पौधे की विपरीत परिस्थितियों में पौधे को जिंदा रखने में सहायक होता है ना। तो ये चीज़ हो गई, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को सीधे सीधे इम्पैक्ट डालते हैं। क्लियर? ओके। अब हम इंटरनल कुछ फैक्टर्स पर बात करेंगे। तो आंतरिक कारक, आंतरिक कारक इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे स्टडी करेंगे? तो इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में अगर अपन देखें तो सबसे पहले आता है इसमें रंध्रों की स्थिति, रंध्रों की स्थिति, पोजीशन। ठीक है। तो याद करो सनकन स्टोमेटा। मरुद्भिद पौधों में कैसे होते हैं? सनकन, गर्तीय रंध्र होते हैं जो अंदर स्थित होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है? वाष्पोषण की दर कम हो जाती है। लेकिन जो सिंपल नॉर्मल प्लांट होते हैं, समोद्भिद पौधे होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, उनमें स्टोमेटा ठीक एपिडर्मिस पर स्थित होते हैं। तो उनमें वाष्पोषण ज़्यादा होता है, गर्तीय रंध्र में वाष्पोषण कम होता है। तो कह सकते हैं गर्तीय रंध्र मतलब सनकेन स्टोमेटा। कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जबकि अन्य सामान्य रंध्र अधिक वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं, वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं। क्लियर? ऐसे। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा पर भी बात की जा सकती है। तो जैसे रंध्रों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब जैसे आप देख लो मोनोकॉट है। मोनोकॉट की दोनों सतहों पर रंध्रों की जो संख्या है लगभग समान होती है, जबकि डाइकॉट में निचली सतह पर रंध्रों की संख्या ज़्यादा होती है ना। तो कह सकते हैं मोनोकॉट की दोनों
सतहों पर रंध्र बराबर हैं, जबकि डाइकॉट में निचली एपिडर्मिस पर अधिक होते। अतः मोनोकॉट अधिक वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं। मोनोकॉट में एज कंपेयर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अब बात आती है C4 पौधों की अपेक्षा C3 पादप पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। C3 प्लांट ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं एज कंपेयर टू आपके C4 प्लांट। ये बात हुई हो गई। कैनोपी एनसीईआरटी लिखती है। कैनोपी का मतलब है कि वो प्लांट में जो शाखाएं हैं कितने सरफेस एरिया को वो कवर्ड करते हैं, उसके आधार पर भी देखा जा सकता है। तो कैनोपी की अवस्था अधिक कैनोपी युक्त पौधों में वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। ठीक है। अब इसमें एक बात और हो सकती है, फिलोटैक्सी पर्णविन्यास। फिलोटैक्सी मतलब पर्णविन्यास की स्थिति में क्या होता है, जैसे एकांतर पर्णविन्यास है, एक पत्ती यहाँ फिर यहाँ ऐसे, और अगर ये विन्यास है अपोजिट कुछ इस तरीके से, तो अपोजिट में क्या होगा, टेम्परेचर लाइट है तो शायद सभी पर नहीं पहुंचेगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और यहाँ ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसे कहते हैं एकांतर फिलोटैक्सी और उसे कहते हैं अभिमुख, या कहें अल्टरनेट फिलोटैक्सी, और इसे कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। क्लियर।
तो कहा जाता है कि एकांतर जो फिल्लोटैक्सी होती है उसमें रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन इसके सीधे सीधे कांटेक्ट में आती है ना, जैसे सरसों हैं, जैसे गुड़हल है, ऐसे ये पाया जाता है आक के अंदर, अमरूद के अंदर, ऐसे। तो एकांतर, एकांतर का मतलब अल्टरनेट, पर्ण विन्यास, अन्य पर्ण विन्यास की अपेक्षा अधिक वाष्पोत्सर्जन दर्शाता है। ठीक है, तो ये फिल्लोटैक्सी की बात हो गई। यस, अब कुछ एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन होते हैं, एंटी ट्रांसपिरेशन सब्सटेंस। एंटी ट्रांसपिरेशन सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं जैसे लिक्विड वैक्स का कंसेप्ट होता है कि तरल वैक्स को अगर अपन खेतों पर स्प्रे कर दें या पौधों पर स्प्रे कर दें तो वहाँ एक लेयर बन जाती है और उस लेयर से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। या फिर पॉलीथीन के छोटे छोटे पीस करके हम प्लांट पर अगर स्प्रे कर दें तो वैसी कंडीशन में भी ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। या फिर अपन ABA का स्प्रे कर दें तो ABA, पॉलीथीन और लिक्विड वैक्स ये एंटी ट्रांसपिरेशन सब्सटेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम ऐसे लास्ट में बस ये लिख लेते हैं, फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार बना के लिख लेना, एंटी ट्रांसपायरेशन सब्सटेंसेस। ठीक है, एंटी ट्रांसपिरेशन सब्सटेंस क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले तो आता है ABA, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। दूसरा आता है लिक्विड वैक्स, ये। तीसरा आता है स्मॉल पीसेज ऑफ पॉलीथीन, ये पॉलीथीन की अगर छोटे छोटे पीसेस को स्प्रे कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाती है ना। तो ये भी है। अब NCERT ने एक अच्छी स्टडी की है, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज ए कंप्रोमाइज, मतलब वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण एक समझौता, ऐसा लिखा है। तो ये भी ट्रांसपिरेशन वाले हिस्से में ही स्टडी कराया है। बड़ा अच्छा सेगमेंट है ना, तो हम उस पर आपको ले चलते हैं। ट्रांसपिरेशन एंड एक समझौता, कंप्रोमाइज, ऐसे। तो देखें क्या है इसके बारे में। ट्रांसपायरेशन and photosynthesis is a compromise, ऐसे। हिंदी में कहे तो हिंदी में कह सकते हैं क्या,
वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता, ठीक है, ऐसे ये एनसीईआरटी ने कहा है ना। तो इसमें कुछ खास पॉइंट कहे गए हैं। अब जैसे पहला पॉइंट कहा गया है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल खनिज पत्तियों आदि भागों तक पहुंचाया जाता है। बात ठीक। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो जल और खनिज स्थानांतरित नहीं होंगे। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही जल खनिज अवशोषण की प्रक्रिया संभव होती है। क्लियर? अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस का होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे ताप नियमन करते हैं। पत्तियों की सतह का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जाता है। क्लियर? ऐसे कम किया जाता है। इसकी सहायता से पौधों की कोशिकाओं की आकृति टिपिमान नियंत्रित रहता है। क्लियर? टिपिमान कंट्रोल में रहता है। ये बात हो गई। अच्छा, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो एब्जॉर्बिंग अमाउंट है उसका 1% ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो चलो इस पॉइंट को दोबारा एक बार लिख सकते हैं
है ना, अवशोषित जल का 1% जल वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, में उपयोग। क्लियर? ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सेगमेंट मेरी नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाँ, ये कहा गया है इम्पोर्टेंट हेडिंग, C4 पौधे, C4 पौधे। अब आप लोग एक बार C4 प्लांट के बारे में समझ लो, है ना। C4 प्लांट के बारे में कहा जाता है कि गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ए ट्रिप्लेक्स, इन सबको C4 प्लांट कहा गया है। कहा जाता है कि जब अप्रकाश अभिक्रिया होती है, जब CO2 का स्थिरीकरण होता है, तो उस टाइम जो प्रथम स्थायी यौगिक है वो 4 कार्बन का इन पौधों में बनता है, और वो कंपाउंड है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है। मतलब ये कि जिन पौधों में सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन के दौरान अगर 4 कार्बन का स्थायी यौगिक बनता है तो उन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं, और अगर प्रथम CO2 फिक्सेशन के दौरान स्थायी यौगिक 3 कार्बन का बनता है तो उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। जैसे C3 प्लांट में मोस्टली प्लांट आते हैं, है ना, उसमें प्रथम स्थायी यौगिक 3PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का, इसलिए C3 प्लांट कहे जाते हैं। क्लियर? ये फोटोसिंथेसिस में पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो कहा जाता है C4 प्लांट। कौन से प्लांट? C4 पौधे कम वाष्पोत्सर्जन तथा अधिक CO2 उपलब्धता के लिए रणनीति के तहत विकसित हुए हैं। समझें? कम वाष्पोत्सर्जन, देखो ये पॉइंट अभी यहाँ अपन ने लिखा था, तो C4 प्लांट ये अपन लिख चुके हैं पिछले जब अपने रब किया था। तो इसमें CO2 की उपलब्धता बढ़ाने का सिस्टम है, क्योंकि कहा जाता है CO2 प्लांट, C4 प्लांट में खुद का CO2 प्रोड्यूसिंग सिस्टम, और ये अधिक से अधिक ताप को सहन कर सकते हैं। आप अगर NCERT में ध्यान से देखें तो C4 प्लांट के लिए कहा गया है कि ये 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि उच्च ताप के लिए अनुकूलित है। अगर उच्च ताप में ये ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते तो फिर क्या होता, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन कम करते हैं, इसीलिए C4 प्लांट को भविष्य का पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका समझाने के लिए क्या कहा गया है, जैसे मान के चलो कि 6 CO2 मॉलिक्यूल हैं। क्या? 6 CO2 मॉलिक्यूल, इससे एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? C6
H12O6, यानी कि एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मान के चलो कि अगर ये C4 प्लांट है, कितने हैं? C4 प्लांट। तो इस फिक्सेशन के दौरान ये मैं एक हाइपोथेटिकल आपको ये कैलकुलेशन दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। तो C4 प्लांट इसी टाइम 1 लीटर, क्या 1 लीटर वाटर ट्रांसपायरेशन करेंगे, वाटर ट्रांसपिरेशन, 1 लीटर वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस करेंगे। अब यही अगर 6 CO2 मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ C3 प्लांट है ना, और ये भी C6H12O6 का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है, तो फिर इस जगह लीटर वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। एनसीईआरटी ने कहा है कि सेम CO2 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज में फिक्स करने के समय जितना पानी C3 प्लांट यूज करते हैं उसका C4 प्लांट ठीक आधा यूज करता है, हाफ अमाउंट ऑफ वाटर। तो समझिए कि यहाँ पर C4 प्लांट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है। अब हम इसकी थ्योरी बना के देते हैं आपको। कहा जाता है कि समान मात्रा में CO2 के ग्लूकोज स्थिरीकरण के समय C3 प्लांट या C3 पौधे जितना जल उपयोग करते हैं उसका ठीक आधा जल C4 प्लांट पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है कि जितना अमाउंट C3 प्लांट यूज करते हैं सेम अमाउंट में CO2 फिक्सेशन के लिए, उसका ठीक आधा C4 प्लांट के जरिए यूज किया जाता है। मतलब C3 प्लांट के रेस्पेक्ट में C4 प्लांट आधा वाष्पोषण दर्शाते हैं। ये बात हो गई है ना। अब एनसीईआरटी ने एक और कंसेप्ट यहाँ पर दिया है, वो कंसेप्ट है ये, क्या कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सपोज प्लांट है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, कुछ ऐसे ये प्लांट है, क्लियर? ये प्लांट ये है ना, ऐसे कुछ प्लांट हैं, ये हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन,
क्या है ये? वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूरा नाम लिखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। ये तो इनमें जो मॉइस्चर होती है यहाँ पर नमी, वो नमी, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल भी होता है मॉइस्चर, तो वो मॉइस्चर भी ट्रांसपिरेशन की वजह से आती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन। क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के बाद में इनमें क्या हो रहा है? क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ऐसे बादल का फॉर्मेशन होता है, बादलों का निर्माण, ठीक है। ये अब यहाँ से क्या हुआ? रेनफॉल हुआ। क्या? रेनफॉल मोस्टली। अच्छा, रेनफॉल के बाद में वाटर क्या हुआ? सॉइल वाटर। क्या बना? सॉइल वाटर। सॉइल वाटर का क्या हुआ? वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब पौधों ने इसे एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद रसारोहण हुआ, रसारोहण के बाद ट्रांसपिरेशन हुआ। और तभी तो कहते हैं कि जहाँ जितने ज़्यादा प्लांट होते हैं उस एरिया में उतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो जिस एरिया में प्लांटेशन ज़्यादा होती है ओबियसली रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत घने होते हैं, डेंस होते हैं, उनमें प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि यहाँ एक वाटर की साइकिल चलती है। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिलीज करते हैं, फिर वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बनाते हैं या फिर वो क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं। बाद में फिर रेनफॉल होती है, सॉइल वाटर बनता है, प्लांट को फिर अवेलेबल हो जाता है ना। तो इस तरीके से भी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन की है, जो मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा दी। वर्षावन में जो आर्द्रता होती है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संपन्न होती है ना। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं इसके लिए। वैसे तो आपको डायग्रामेटिक हमने ये बात समझा दी। वायुमंडलीय आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही बढ़ाई जाती है ना। इन वनों में जल चक्र संपन्न होता है, ठीक है। एक बेहतरीन यहाँ पर इनमें ये चक्र चलता है। तो ये ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। अपटेक ऑफ मिनरल्स, आयन, और उसके बाद में हम आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ संभावित एक दो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं जो हमें यहाँ पर करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है कि पूरा ट्रांसपिरेशन का लेसन समाप्त हो गया है ना। ऐसे जैसे क्वेश्चन है
सबसे अधिक अनुकूलन सबसे अधिक अनुकूलन पौधों में कम वाष्पोत्सर्जन के लिए माने जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑफ सनकेन स्टोमेटा, गर्ती रंध्र की उपस्थिति। क्लियर। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल अगर है और सनकन स्टोमेटा की प्रेजेंस है। तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ फोटो एक्टिव स्टोमेटा। और चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी आपका आंसर ये फोर्थ होना चाहिए। ये प्रेजेंस ऑफ सनकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, ये एक्चुअली जीरोफाइट प्लांट का अडेप्टेशन है। किसका? एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट्स ऐसे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों को शुष्कता से सुरक्षा देता है तथा वाष्पोत्सर्जन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। ऐसे तो उसमें आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, ये हार्मोन है। दूसरा है साइटोकाइनिन। तीसरा है ABA। चौथा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर आपको ABA लगाना चाहिए। ABA एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ऐसे
अब इसके बाद में जैसे ह्यूमिडिटी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना, ऐसे ये बात। अब एक कॉलम बनाते हैं। निम्न कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को सुमेलित तथा सुमेलित कीजिए, ठीक है, ऐसे। अब जैसे कॉलम फर्स्ट, अब इसमें हम ले लें 1 में हम लेते हैं गटेशन, ठीक है। दूसरा लेते हैं ट्रांसपायरेशन, तीसरा लेते हैं ब्लीडिंग, चौथा लेते हैं विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है म्लानी, मुरझाना, मुरझाना है, या फिर इसको म्लानी कहते हैं, म्लानी। म्लानी से मतलब है कि जब गर्मी के मौसम में तुमने देखा होगा कि जब खेतों में पानी कम हो जाता है तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं, खास तौर से शाम के समय, और सुबह के टाइम पर फिर से वो एज इट इज रिवाइव हो जाती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। अब है कॉलम सेकंड। अब इसमें हम लेते हैं आपका वाटर लॉस as droplets from injured part of plant। पौधे का जो इंजर्ड पार्ट, क्षतिग्रस्त, ये है जैसे डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। अब जैसे ये है हाई ट्रांसपायरेशन, अच्छा, अब है डी में हम देखें रूट प्रेशर, या एक आसान सा अच्छा सा बनाते हैं, वाटर लॉस as droplets from uninjured part of plant। प्लांट्स के क्षतिग्रस्त रहित भागों से वाटर का ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, और एक लॉस हो रहा है इंजर्ड पार्ट्स से, और एक चीज़ है हाई ट्रांसपिरेशन, और एक है डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स। तो इसका जो आंसर हम लोग बनाएंगे, ठीक है,
सीधे सीधे हम आंसर ले लेते हैं। आंसर के नाम पर हम फर्स्ट में क्या जोड़ें? फर्स्ट में हम जोड़ सकते हैं गटेशन। तो गटेशन में वाटर लॉस फ्रॉम अनइंजर्ड, ये पार्ट आएगा, तो इसमें डी हो जाएगा। सेकंड में हम लोग किसे रखेंगे? ट्रांसपिरेशन। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स आ जाएगा, अच्छा है। और तीसरे में हम रखेंगे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इंजर्ड पार्ट से होता है ये, तो इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्थ है, फोर्थ में हम किसे रखने जा रहे हैं? विल्टिंग, तो हाई ट्रांसपिरेशन, तो इसमें सी आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी अभी ट्रांसपिरेशन को 100% कंप्लीट किया है। अब हमारे पास कुछ मिनरल्स का जो मूवमेंट है वो दिखाया गया है, और फिर उसके बाद में हम मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। हमारे पास अभी 2 लेक्चर और हैं, 56 एंड 57। क्लियर? और उसमें हम ये जो माइनर का पूरा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो अगले में है मिनरल्स अपटेक, मिनरल ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद में है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एंड मास फ्लो है। तो ये हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ें ओबियसली। ओके, थैंक यू।